पहला प्रश्न है भटियाली लोक संगीत है, तो भटियाली लोक संगीत कहाँ का है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। भटियाली लोक संगीत पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में लोक संगीत का एक पारंपरिक रूप है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस प्रश्न में विश्लेषण का जरूरत होगा विश्लेषण जरूर कराया जाएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है यदि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर और रेपो दर में वृद्धि कर रहा हो, यानी कि बैंक दर में भी वृद्धि और रेपो दर में भी वृद्धि, तो अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस अवस्था से गुजर रही है। तो ये जो अवस्था गुजर रही है मुद्रास्फीति से गुजर रही है। बात करें दोस्तों मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति क्या होती है तो इसको पहले देखेंगे। पहले देख लेते हैं रेपो दर वह दर है, रेपो दर के बारे में जानते हैं। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्र बैंक, यानी कि भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, तो वही रेपो रेट कहलाता है। वहीं रेपो दर का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। इसी तरह बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर एक देश का केंद्र बैंक घरेलू बैंकों को उधार के रूप में धन देता है, अक्सर बहुत ही अल्पकालीन ऋण के रूप में जाना जाता है। बैंक दर का प्रबंधन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। तो मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक है बैंक दर में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है भारतीय शास्त्र नृत्यों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण शब्दों में से उनके अर्थों का मिलान सही नहीं है। तो कौन से अर्थों का मिलान सही नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा सात्विक वेशभूषा। सात्विक और वेशभूषा का मिलान सही नहीं है। उसमें तांडव में वीरत्वपूर्ण, नार्भिक, ओजस्वी और पुरोषित वर्गीकरण और मर्दानी, ये सब सही है। लास्ट में हो जाएगा नृत्य की कोमल, गेय, ललित और नारी सुलभ वर्गीकरण, तो ये सब सही हो जाएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न है जब नदियों को प्राथमिक सहायता नदियां एक दूसरे को समांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियां उन्हें समकोण पर जोड़ती है तो वह क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है दोस्तों, तो नदी के बारे में जो है तो ये सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जलयुक्त कहलाती है। क्या कहलाती है, जलयुक्त कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है। तो सोमेश्वर श्रेणी का जो विस्तार है बिहार के किस जिले में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार बिहार के किस जिले में है, तो पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न है देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ के मौसम में एक फसल उगाई जाती है। विभाजन के बाद इस फसल का उगाया जाने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्सों में चला गया है। चीन के बाद भारत इस फसल के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। तो किस फसल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ फसल की जो बात कर जा रही है दोस्तों ये कपास की बात की जा रही है। किस फसल की, कपास की। वर्तमान में चावल और गेहूं के उत्पादन में भी भारत दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट लेकिन देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण जाना जाता था। तो ये 7 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1951 से 1981 के बीच। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर के दृष्टिकोण से बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है। तो जनसंख्या 10 की वृद्धि करने में सबसे जो बढ़िया जिला है दोस्तों उसके क्रम के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। पहला हो जाएगा अरवल, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा। प्रत्येक में 10 की वृद्धि दर 20% से नीचे रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें। नंबर प्रश्न करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध निम्न स्थानों में से कौन सी जाफराना की खेती के लिए उपयोगी है। तो जाफराना खेती के लिए जो यहाँ पर उपयोगी है दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, कश्मीरी हिमालय। जाफराना कॉफ़ी के लिए जो प्रसिद्ध है वह कौन सी हो जाएगी, कश्मीरी हिमालय। बात करें दोस्तों करेवा कश्मीर घाटी में झील निक्षेप है। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोड उपस्थित होती हैं। निक्षेप तथा हिमोडों के अंदर अन्य पदार्थें भी पाए जाते हैं। कश्मीर में बोली जाने वाली करेवा शब्द का अर्थ है ऊंचा टेबल भूमि। ऊंचा टेबल भूमि, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश करता है। तो एमएसपी के निर्णय पर जो सिफारिश करता है
CACP निर्णय करता है। CACP निर्णय करता है। इसका जो पूर्ण रूप है कृषि लागत और मूल्य आयोग। CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका CACP का फुल फॉर्म हो जाएगा। MSP का फुल फॉर्म होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है दोस्तों, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। बात करें CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना की, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई है। यह भी हमें याद रखना है। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा लंबा प्रश्न हो जाता है किरण पब्लिकेशन में। ठीक है, तो डरना नहीं है, इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारों की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? तो सरकारों की राजकोषीय नीति का जो हिस्सा है इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। सरकार के जो है राजकोषीय नीति का हिस्सा कर तय करना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। किस भारतीय त्यौहार को मुख्य रूप से पंजाब में पंजाबियों द्वारा मनाया जाता है और इसे पंजाब का फसल त्यौहार भी कहते हैं? तो पंजाब का यहाँ फसल त्यौहार भी कहा जाता है, तो यह हो जाएगा लोहरी। लोहरी जो है पंजाब का मुख्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और पंजाब का जो है दोस्तों यह फसल त्यौहार भी कहलाता है। बात करें गन्ने की फसल काटने का पारंपरिक समय जनवरी है, इसीलिए लोहरी को फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पंजाबी किसान लोहरी यानी कि माघी के बाद के दिन को वित्त वर्ष के रूप में देखते हैं। ठीक है, किस रूप में देखते हैं? तो वित्त वर्ष के रूप में देखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पोषणक यानी ट्रॉफिक स्तर ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है? तो ऊर्जा की जो अधिकतम मात्रा को यहाँ पर दर्शा रहा है दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्पादक। ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है उत्पादक। चलते हैं, सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है उत्पादक के पास होती है। बिहार की जलवायु मुख्यतः कैसी है? बिहार की जो जलवायु है वह मुख्यतः कैसी है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण जलवायु। बिहार की जो जलवायु है उपोष्ण जलवायु है, क्योंकि बिहार का अक्षांश विस्तार के आधार पर बिहार उपोष्ण जलवायु में स्थित होता है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। सामान्यतः यहाँ की जलवायु मानसूनी होती है। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। डैश और डैश में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी? कब और किसके शासनकाल में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में सहायक संधि की स्टार्ट किया गया था। सहायक संधि की बात करें दोस्तों, सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले पहला जो राज्य था हैदराबाद था, जो कि 1798 में आया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि उसके बाद कौन था? तो मैसूर 1799 में और तंजौर 1799 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सहायक संधि सिद्धांत जो है 1798 से 1805 तक भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में स्टार्ट किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित भागों में से कौन सा देश की चुनावी प्रणाली से संबंधित है? तो देश की जो चुनावी प्रणाली से संबंधित है दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाग 15वां। भाग 15वां जो है चुनाव आयोग से संबंध है। भाग 15वां चुनाव आयोग से संबंध है। अनुच्छेद 324 से 29, 324 से 329 जो है यह चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 324 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है चुनाव आयोग किस आर्टिकल के तहत? तो 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। 17वां नंबर प्रश्न की बात करें, किताब उल हिंद, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी ने लिखी किताब उल हिंद, और इसका जो भाषा था अरबी भाषा था। कौन सी भाषा था? अरबी भाषा था। बात करें दोस्तों कि ये अरबी भाषा में लिखी गई, भारत में वर्णित है, भारत के विषय में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, 1017 ईस्वी में गजनी के महमूद के साथ भारत आया था। गजनी में के महमूद के साथ यानी महमूद गजनी के साथ जो है अलबरूनी भारत आया था, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। अमर नायक प्रणाली डैश का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार है? अमर नायक प्रणाली डैश का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार है। तो यहाँ जो 18 का सही आंसर होने वाला है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष भारत सरकार ने अधिक जवाबदेही और सशक्तिकरण के लिए मंत्रियों के सभी समूहों को गोमेस और मंत्रियों के अधिकार के प्राप्त समूहों को ई-गोमेस के उन्मूलन की घोषणा की है? तो यहाँ 19 का जो सही आंसर होने वाला है 2014 में इस तरह की घोषणा की गई है। 20वें नंबर अनुशीलन समिति क्या है?
अनुशीलन समिति क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अनुशीलन समिति जो है दोस्तों, ये क्रांतिकारी संगठन है। अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1902 में हुई थी। बात करें, यह जो संस्था थी दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ी थी, अंग्रेजों की विरोधी थी। ठीक है, गुप्त क्रांतिकारी सशक्त संस्था थी, ये भी हमें याद रखना है। बात करें 1857 के बारे में, तो 1857 के विद्रोह के दौरान 22वें नेटिव इन्फेंट्री द्वारा अपने नेता के रूप में किसे चुना गया, तो ये अपने नेता के रूप में जो मौलवी अहमदुल्ला को चुना गया। किसे चुना गया? मौलवी अहमदुल्ला, जिसे फैजाबाद के मौलवी के रूप में भी अधिक प्रसिद्ध हैं। 1857 के महान भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। 1857 में उन्हें जेल की सजा हुई थी और उन्हें फैजाबाद जेल में रखा गया था। रिहा होने के बाद उन्हें विद्रोही 22वीं नेटिव इन्फेंट्री में को अपना नेता चुना था। वह चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में लड़े थे, जिसमें हेनरी लॉरेंस के तहत ब्रिटिश सेना को हराया गया था। वह अपने साहस और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। बात करें दोस्तों कि 1857 का जो सबसे बड़ा अंग्रेजी विरोधी कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, ये भी हमें याद रखना है। सर्वप्रथम जो कुर्बानी दी थी 1857 में, तो वो मंगल पांडे थे। इन्हीं के कारण जो है यह क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो इन्हें भी नहीं भूलना है। 22वें नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के कार्यों का संबंध में से सही कथन कौन सा है? तो भारतीय संविधान के कार्यों में से जो सही संबंध है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसने 24 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अबू हसन अल हजूरी को फारसी में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो 23 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, अल हजूरी 11वीं शताब्दी में कौन सी पुस्तक लिखा था? तो इसके बारे में जो देखना है दोस्तों, चलते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कस्फ उल महबूज, कस्फ उल महजूब, और यह सूफीवाद पर पुस्तक लिखा था। 24वां नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन स्थापना वर्ष कब हुई थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1995 में हुई थी, ये हमें याद रखना है। 25वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित छंद ज्ञान ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं दिए गए विकल्पों में से इसके स्रोत की पहचान करें। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। तो ये जो कथन है, ये किसमें कहा गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, ऋग्वेद में इस तरह का कथन कहा गया है। देख सकते हैं दोस्तों कि जो किरण का पब्लिकेशन है दोस्तों, काफ़ी चुन चुन के प्रश्न डाले जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके प्रश्न होते हैं। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन का सामना करना है। आपने कितने 75 प्रश्न में कितने आपने अटेम्प्ट किया और कितना आपका सही हुआ, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रचना खेरा किस खेल से संबंधित है? रचना खेरा किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। रचना खेरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निपटान यानी कि बंदोबस्त के अधिनियम के रूप में जाना जाता है? किस अधिनियम को निपटान यानी कि बंदोबस्त के अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो यहाँ सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा 1781 संशोधन अधिनियम। 1781 संशोधन अधिनियम को निपटार अधिनियम भी कहा जाता है। 28वां नंबर प्रश्न है, भारत एथलीट दूती चंद्र क्या है? तो भारत एथलीट जो दूती चंद है वह क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंट। भारत स्त्री दूती चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा की एक भारतीय पेशेवर धावक और वर्तमान में राष्ट्रीय चैंपियन है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी है? तो ये स्प्रिंटर है यानी कि धावक है, ये भी हमें याद रखना है। 29वां नंबर प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान की डैश अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, तो 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। अनुसूचियों की संख्या भारतीय संविधान में 12 है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। 30वां नंबर प्रश्न है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, देख लेते हैं। 30 का जो ऑप्शन है दोस्तों, 30 का जो ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में एक जो है बैठक की गई थी, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए
हुआ था, यह भी हमें याद रखना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों को और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 49 इसका सही आंसर होने वाला है। 32वां नंबर प्रश्न की बात करें, महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो महात्मा गांधी ने किस तरह की अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता और आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते हैं। तो 33 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है खादी को। महात्मा गांधी खादी को भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते हैं। बात करें दोस्तों, महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद कब लौटे? तो 1912 में यह लौटे थे, 1915 में यह लौटे थे। ठीक है दोस्तों। साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में की। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यह भी हमें याद रखना है। ठीक है। पोरबंदर गुजरात में महात्मा जी का जन्म हुआ था। 34वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में यह सुधार में नहीं जाने जाते हैं। तो वर्धित SLR संबंधित नहीं है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित यह नहीं है। 35वां नंबर प्रश्न की बात करें, जनवरी 1858 में कैनिंग डैश तक चले गए। 1858 में कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। यहाँ जो 35 का सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? तो ये होने वाला है इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। 36वां नंबर प्रश्न की बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? मध्यम चरण कहा जाता है, यानी कि 1885 से 1905 को मध्यम चरण कहा जाता है। चलते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की दोस्तों? तो यह फरवरी 1919 में की। सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में की, याद रखना है। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे। तो राजनीतिक सुधारों के लिए जो पहला आंदोलन किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले वह पहले भारतीय थे। बात करें दोस्तों, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 में की। वहीं सती प्रथा का उन्मूलन 1929 में की। बात करें दोस्तों, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की। अकबर दूत ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, यह भी हमें याद रखना है। चलते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। 28 दिसंबर 1858 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि INS की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ की गई थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 द्वारा A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वेंकटेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, ये भी हमें याद रखना है। बात किया जाता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात करें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे, ये भी हमें याद रखना है। बात करें दोस्तों कि लाहौर अधिवेशन में जिसकी जो अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के लिए, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी हमें याद रखना है। तो कुछ अधिवेशन भी हैं जो हमें याद रखना है। बोलिएगा तो एक वीडियो बना देंगे दोस्तों ट्रिकी वे में, जो सब प्रश्न पूछा जाता है जिस अधिवेशन का, तो कमेंट करके जरूर बताएं। 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यह जो है कब छोड़ा गया था, यानी कि 1917 का जो सत्याग्रह दोस्तों था यह चंपारण का था। चंपारण बिहार में तिनकठिया विद्रोह के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां नंबर प्रश्न, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों, ये किसने की थी? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी और 25 वर्ष की आयु में
एलिफिनेस्टोहोम इंस्टीट्यूट में लैंडिंग प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय थे। वर्ष 1886 में इन्हें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1851 में गुजराती भाषा में इन्होंने रफ्त गफ्तार साप्ताहिक पत्रिका लिखी, ये भी हमें याद रखना है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन्हीं की पुस्तक है, यानी कि किनकी पुस्तक है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है। भारत राजनीति का पिता कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? तो वैश्विक कपास उत्पादन में जो भारत का हिस्सा है दोस्तों वह कितना है? तो 1/3 है। कितना है दोस्तों? 1/3 है। बात करें दोस्तों कि भारत में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है, भारत में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। वहीं हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। कपास के पौधे के लिए उपयुक्त तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों का एक कारण नहीं है? कृषि विपणन के दोषों का मुख्य कारण नहीं है तो अनुकूलन मंडी यह कारण नहीं है, याद रखेंगे। 44वां नंबर प्रश्न है, झील भारत की सबसे बड़ी डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील भी हो सकती है। तो 44वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों यह हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। वहीं परसेंटेज की दृष्टि से बोले तो सांभर झील राजस्थान हो जाएगा इसका सही आंसर। 45वां नंबर प्रश्न है कि डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो डैश मिट्टी जो है तो यह कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। भारत के सर्वाधिक भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 46वां नंबर प्रश्न है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के जो नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर वर्तमान में जो है कहाँ है दोस्तों? तो जमशेदपुर जो है वर्तमान में झारखंड में है, ठीक है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहते हैं, यह भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। भारत में डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो भारत में 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 48वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? यानी कि पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी नहीं है तो कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों, यह पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, यह भी हमें याद रखना है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। वहीं पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है, यह भी याद रखेंगे। चलते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। भारत का लगभग डैश प्रमुख बंदरगाह है? भारत में लगभग कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत में जो लगभग है 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी 12 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50वां नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत के पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान को लागू कर दिया गया। चलते हैं दोस्तों साइंस के 25 प्रश्न देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे। किरण पब्लिकेशन का ये 6ठा सेट चल रहा है, ठीक है। निम्न युक्तियों में से किसमें मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है रेडिएटर को। किसको? रेडिएटर को। रेडिएटर मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने वाली मशीन है। पॉलीग्राफ झूठ पता लगाने वाली मशीन है। उसके बाद बात करें दोस्तों, टरबाइन के द्वारा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक ऊर्जा में प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 52वां नंबर प्रश्न है, घड़ी में स्फोटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो घड़ी में स्फोटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो 52 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव जो है घड़ी में स्फोटिक क्रिस्टल का कार्य करता है। कुछ पदार्थों में यांत्रिक दाब के प्रभाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब कोई पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इस प्रकाश को विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलते हैं दोस्तों 53वें नंबर प्रश्न की ओर। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो विश्व की जो विशालतम दूरबीन है यह कौन सी है? तो आइस क्यूब है। कौन सी है दोस्तों? आइस क्यूब है। बात करें दोस्तों, दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रोनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिजाइन वेक्सिकुसोन विश्वविद्यालय द्वारा
किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोधक होता है। तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा संपूर्ण यानी कि अनंत होता है। ठीक है, परम शून्य ताप यानी कि 0 डिग्री केल्विन, परम शून्य ताप यानी कि 0 डिग्री केल्विन अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श आचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जब अर्धचालक की डोपिंग कर दी जाती है तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, ये भी है। अर्धचालक की अगर डोपिंग कर दिया जाए तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, ये भी हमें याद रखना है। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, जब विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो यह क्या होता है, तो यह ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। चलते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। 56वां नंबर प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। यदि किसी गैस की आयतन में 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रहा है तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त हो जाए। तो 56 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, यह हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस गैसों का नियम जो है V1/V2 बराबर T1/T2 पर हम लोग यह निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो धातुओं A और B है, तो इस तरह का जो है लॉन्ग प्रश्न है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। 58 नंबर भी छोड़ देते हैं दोस्तों। चलते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। 59वां नंबर जो प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सायनता क्या होती है। तो ताप बढ़ने के साथ जो है द्रव की सायनता जो है दोस्तों वह घट जाती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सायनता घट जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वां नंबर प्रश्न है। जो प्रश्न छूटा है दोस्तों वो PDF दे देंगे, उससे कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ का भी PDF दे दिया जाएगा, उससे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक ट्रक, कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोध बल लगाए जाए और वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुके तो क्या होगा। तो यहाँ जो 60 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों XYZ बराबर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, XYZ बराबर होगा। 61वां नंबर प्रश्न है। रात को देखने हेतु निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो रात में देखने हेतु किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो 61 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का रात में देखने के लिए अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। बात करें दोस्तों 61वां नंबर के कुछ विश्लेषण का, तो रात में देखने के लिए इंफ्रारेड वेब का यानी अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। हमारी आंखें अवरक्त प्रकाश को नहीं देख सकती, हमारी आंखें अवरक्त प्रकाश को नहीं देख सकती। इंफ्रारेड LED का उपयोग रिमोट में भी किया जाता है। इंफ्रारेड LED का प्रयोग रिमोट में भी किया जाता है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। पंचर होने के बाद कार की पहिए की ट्यूब की वायु अचानक बाहर निकलने लगती है। इस प्रक्रिया के ट्यूब के अंदर वायु क्या होती है। तो ट्यूब के अंदर की जो वायु है दोस्तों वह ठंडी होती है। जब ट्यूब फटता है तो टायर के अंदर की वायु ठंडी होती है, जब बाहर आता है तब वह गर्म हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। 6 फीट लंबा व्यक्ति है, इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर। यह भी हमें याद रखना है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर। ठीक है, चलते हैं 64वें नंबर प्रश्न की ओर। सभी चुंबकीय पदार्थों का अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे क्या होते हैं। तो जब वे क्या होते हैं दोस्तों, तो जब वे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे बहुत गर्म होते हैं। चलते हैं 65वें नंबर प्रश्न की ओर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वह कौन सा है। तो सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CH4 यानी कि मीथेन गैस। सॉरी दोस्तों, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस नहीं है, यहाँ होना चाहिए। जो कौन हो जाएगी दोस्तों CH4 यानी कि मीथेन गैस जो है, मीथेन गैस भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। सही है दोस्तों, यानी कि 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और CH4 यानी कि मीथेन गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4 गैस ओजोन परत को कमजोर कर देती है। मीथेन गैस को भारी गैस भी कहा जाता है, यह दलदली स्थानों में भी पाई जाती है। 67वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का जो रंग होता है वह कैसा होता है। तो ठोस आयोडीन का जो रंग है वह बैगनी भूरे से थोड़ा काला, बैगनी भूरे और थोड़े से काला रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। CO2 के 1 मोल में होते हैं। तो CO2 के जो है 1 मोल में क्या होते हैं दोस्तों। तो CO2 के 1 मोल में जो होते हैं
6 गुना 10 पावर 23 CO2 परमाणु, 6 गुना 10 पावर 23 CO2 परमाणु CO2 के 1 मोल में होते हैं। 69वां नंबर प्रश्न है, मीथेन में मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध का एक कोण बनाता है। तो 69वां नंबर का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट कोण बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का जो यहाँ प्रयोग होता है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना। अयस्कों को धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अयस्कों को धातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहा जाता है, यानी कि क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, मेटलर्जी। 72वां नंबर प्रश्न की बात करें, एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या अणु क्या कहलाती है? तो 72 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। 73वें नंबर प्रश्न की बात करें, 73वां नंबर जो प्रश्न है, CH2 इक्वल टू CF2 किस बहुलक की एकल इकाई है? तो किस बहुलक की एकल इकाई है दोस्तों? तो यह क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन की इकाई है। टेफ्लॉन की परत बर्तन पर चढ़ाई जाती है। 74वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सरसों के तेल में सामान्य मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सरसों के तेल में सामान्य मिलावट के लिए जो प्रयोग किया जाता है, यह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 74 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 74 का जो आंसर होगा यह क्या हो जाएगा, तो पोस्ता के बीच इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 75वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा जानवर रेशे के अच्छी तरह नहीं पचा सकता? तो रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता सूअर जो है रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता है। सूअर एक सर्वाहारी जंतु है जो कि रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने देखा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 6। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने जीके जीएस और साइंस के टोटल 75 प्रश्न देखे हैं। 75 जो प्रश्न है दोस्तों, और उसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। वो पीडीएफ आपको दे देंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मास्टर जिन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जिन्फो यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।